स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली ये चीज चेक करेंगे कि जब ट्रांजिस्टर्स हमारे पास, यानी अगर लेट सपोज ये इन्वर्टर है, ठीक है ना। अब ये इन्वर्टर, इसमें ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑफ हो रहा है। और लेट सपोज अगर मैं इसको 0 से 1 पे ट्रांजिशन इसकी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिस्टर पहले ऑन था और ये अब ऑफ ट्रांजिशन कर रहा है, ऑन से ऑफ की तरफ जा रहा है। और ये ट्रांजिशन जो है, ये वाली ट्रांजिशन, इस ट्रांजिस्टर की ट्रांजिशन, ये ऑफ था पहले और ये अब ऑन की ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये स्विच हो रहे हैं। अब जब ये स्विच होंगे, ठीक है ना, जब ये स्विच होंगे तो किस स्पीड के साथ ये स्विच हो सकते हैं, ठीक है ना। इस ट्रांजिस्टर की अपनी कोई लिमिटेशन है, एक खास स्पीड के साथ ये स्विच हो सकते हैं। यानी ये जब ऑन से ऑफ की ट्रांजिशन करेगा तो इसको एक खास टाइम चाहिए होगा इस ट्रांजिशन के लिए। इस तरह इसके भी ऑफ से ऑन ट्रांजिशन के लिए इसको एक खास टाइम चाहिए होगा इस स्विचिंग के लिए। तो ये जितनी जिस स्पीड के साथ ये स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है कि ये इन्वर्टर जो है उस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट कर सकता है। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली हमारा ये है कि हम इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें। ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक ट्रांजिस्टर को फास्ट स्विच कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सर्किट पे जो फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके इनपुट्स को फास्टली आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप आजकल के डिवाइसेस में आप कहते हैं कि ये 1 मेगाहर्ट्ज है, 2 मेगाहर्ट्ज है, 3 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। इससे वो एक तरीके से वो आपके किसी आईसी की स्पीड को ही डिफाइन कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी जब हम किसी सर्किट की, यहाँ पर सर्किट क्या है, सर्किट हमारे पास इन्वर्टर है, ठीक है ना। अगर हम इस इन्वर्टर की स्विचिंग स्पीड जानना चाहते हैं तो हमें, हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारे पास इस ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड क्या है, इस पी मॉस की स्विचिंग स्पीड क्या है, ठीक है ना। और अगेन मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है, कि लेट सपोज अगर ट्रांजिस्टर को मैं ये वाली इसके टाइम पीरियड जो है वो मैं ये रखना चाह रहा हूं, यानी मैं इनपुट को अब इस टाइम के लिहाज से चेंज करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा आउटपुट मेरा, लेट सपोज अगर उसको ये जो है ये फॉल टाइम चाहिए हो, ठीक है ना। ये फॉल टाइम अगर इसको चाहिए, यानी आउटपुट से, आउटपुट सिग्नल पे ये जो आउटपुट सिग्नल है, ठीक है ना, इसको इतना टाइम चाहिए ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम 1 to 0। और लेट सपोज अगर इसको राइज टाइम के लिए इतना टाइम चाहिए, फ्रॉम 0 to 1 ट्रांजिशन के लिए इतना टाइम चाहिए, ठीक है ना। लेट सपोज इसको मैं टी राइज कह देता हूँ और इसको मैं टी फॉल कह देता हूँ। सो टी राइज और टी फॉल जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी को भी एक तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। वो कैसे कि लेट सपोज यहाँ पर अगर इनपुट को मैं रेड कलर में अब यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि मैं इस इनपुट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर देता हूँ, और फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि अब मैं इनपुट को रेड कलर में यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि इनपुट को मैं इस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर भी है और इस तरफ भी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी ये जो टाइम पीरियड था वो मैंने अब खत्म, शॉर्ट करके ये टाइम पीरियड ले लिया। पहले मेरे पास फ्रीक्वेंसी ये थी, ये वाली फ्रीक्वेंसी 1/t, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी थी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, अब मेरे पास 1/t ये फ्रीक्वेंसी आ रही। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि यहाँ पर मैं अगेन रेड डॉटेड लाइंस में ड्रॉ कर लेता हूँ कि होगा ये कि अब ये सिग्नल फॉल होगा, ठीक है ना। अब इसको यहां से लेकर यहां तक फॉल टाइम चाहिए, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, ये यहां तक फॉल हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, मैंने सिग्नल ही चेंज कर दिए, इनपुट सिग्नल ही चेंज कर दिए जो सॉलिड लाइन में आपको नजर आ रहे हैं। तो क्या होगा, अब अगेन ये फॉल होने के बजाय अब क्या होगा, राइज होगा,
ठीक है ना। तो मेरे पास कंप्लीट जीरो भी नहीं है, और वन जो है वो तकरीबन तकरीबन मेरे पास सिग्नल वन ही और सो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर मेरे पास अब जीरो नहीं आ रहा, यानी ये इन्वर्टर जो है वो मेरे पास ट्रू जीरो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो अगर ये ट्रू जीरो नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा और उसको मैं सिग्नल वन दे रहा हूं और वो जीरो पर नहीं जा रहा, इसका मतलब ये कि ये इट्स नॉट इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होना चाहिए कि जब मैं उसको वन दूं तो वो मुझे आउटपुट पे जीरो दे। तो इसका मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, सो इसको हम कह सकते हैं कि ये इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं कर सकता ये इन्वर्टर, अगर हम इसकी राइज टाइम और फॉल टाइम ये है। ठीक है ना। तो अब अगर हम चूंकि हमारे लिए अब फॉल टाइम और राइज टाइम का मालूम होना जरूरी है, वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है इस इन्वर्टर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में बेसिकली हम राइज टाइम और फॉल टाइम पर बात करेंगे कि राइज टाइम क्या है, फॉल टाइम क्या है, कैसे हम एक इन्वर्टर के राइज टाइम और फॉल टाइम को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज हम बेसिकली करने जा रहे हैं इस उसमें क्लास में। अब क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर हम इस ट्रांजिस्टर के राइज और फॉल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राइज और फॉल टाइम की, इसका मतलब ये कि हम कोई एक वैल्यू देखना चाह रहे हैं, इन दिस केस वी आउट हम देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। ठीक है ना। ये देखें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हैं ना कि इतने टाइम में ये सिग्नल हमारे पास यहाँ पर पहुंचा है, उसके बाद जो है ये सिग्नल वापस आ रहा है। सो हम एक और फैक्टर भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं विच इज टाइम। अब हम अगर इस टाइम के लिहाज से देख रहे हैं तो हमें फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास आ, हम बेसिकली इस ट्रांजिस्टर्स के आरसी मॉडल्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये राइज टाइम और फॉल टाइम जो है ये ये बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर, चले मैं एक सिंपल सा सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है ना। और लेट सपोज, चले मैं यहाँ पर एक, लेट सपोज ये स्विच है, एक रेजिस्टर है हमारे पास और एक कैपेसिटर है। ठीक है। सो जब मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूं तो इस रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो होगा और ये करंट क्या होगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। सो अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक, ये कितने देर में चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा कि इस सर्किट का आरसी कांस्टेंट क्या है। याद आ रहा है ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स वन में हमने ये, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स वन में नहीं, सर्किट्स वन में ये कॉन्सेप्ट्स आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो किसी सर्किट का आरसी मॉडल होगा, वो आरसी मॉडल क्या करेगा, ये इस कैपेसिटर के चार्ज या डिस्चार्ज के टाइम को जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है ना। आरसी मॉडल अगर आपको याद, तो अगर हम इस ट्रांजिस्टर को, किसी भी ट्रांजिस्टर को लें, तो हमने लास्ट जो है चैप्टर में ये देखा था कि हम ट्रांजिस्टर को बेसिकली हम आरसी मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आरसी मॉडल जो है वो हम इस चैप्टर में, इस एनालिसिस में यूज करने वाले हैं। सो हम इन्वर्टर की तरफ आते हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इन्वर्टर की तरफ आते हैं। अच्छा ये, अच्छा, सो लेट सपोज ये एक इन्वर्टर है और इसका मैं कंप्लीट आरसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ठीक है ना। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर बता दूं कि यहाँ पर जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, इसमें हम आरसी मॉडल को देखेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास वीडीडी है,
एक स्विच से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मैं इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है ना, पीमॉस को। मेरे पास रेजिस्टेंस होगी इस ट्रांजिस्टर की, जिसको मैं आर पी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है ना। एक मेरे पास सोर्स साइड पे कैपेसिटेंस होगी, जिसको मैं सी एस पी कह सकता हूं, और एक मेरे पास ड्रेन साइड पे कैपेसिटेंस होगी, ठीक है ना, जिसको मैं सी डी पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर मेरे पास अगेन दिस आउटपुट नोड है, और अब ये जो एनमॉस ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। अब एनमॉस ट्रांजिस्टर भी एक हमारे पास स्विचिंग ट्रांजिस्टर स्विच होगा, रेजिस्टेंस होगी आर एन, और एक साइड पे सोर्स कैपेसिटेंस, सॉरी ड्रेन कैपेसिटेंस ऑफ एनमॉस, एंड ड्रेन कैपेसिटेंस ऑफ सॉरी सोर्स कैपेसिटेंस ऑफ एनमॉस, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को मैंने उनके आर सी मॉडल से रिप्रेजेंट किया है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। सो मैं अब यहां पर जो है, ये जो है, ये लेट सपोज ये गेट बी है, ठीक है ना। और हम पता है कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट सॉरी गेट कैपेसिटेंस भी होगी, जिसको लेट सपोज मैं सी जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी जी पी। और यहाँ पर भी गेट पे हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, जिसको हम सी जी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले स्टेप में, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टेप में, आ, सबसे पहले तो ये कि हमने फाइंड करना है इस आउटपुट नोड पे हमारे पास कितनी कैपेसिटेंस है, यहाँ पर ये जो आउटपुट नोड है, और इनपुट नोड पे हमारे पास कितनी कैपेसिटेंस है। तो सबसे पहले मैं आउटपुट नोड पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, इस साइड की कैपेसिटेंस मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। इस सर्किट को मैं इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ कि लेट सपोज ये मेरे पास हो, इस तरफ ये इनपुट है, ठीक है ना, दिस इज इनपुट, और इस तरफ जो है ये आउटपुट, ठीक है ना। सो पहले मैं आउटपुट साइड पे कैपेसिटेंस देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि सी आउटपुट क्या है मेरे पास, ठीक है ना, और सी इनपुट क्या है, ये दोनों कैपेसिटेंसेस मुझे फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं सी आउट को देख लेता हूँ। अब आउटपुट पे देखें, अब यहाँ पर देखें, ये जो कैपेसिटेंसेस हैं, यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना। दो कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स यानी पी मॉस के लिए जो दो कैपेसिटर्स हैं, और एन मॉस के लिए जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, ठीक है ना। एक सोर्स की वजह से है, एक ड्रेन की वजह से, दोनों केसेस, ठीक है ना। अब जरा मैं इस पी मॉस की तरफ आता हूं, और पी मॉस में देखें, अगर लेट सपोज ये स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा। ये कैपेसिटर जो है, सोर्स कैपेसिटर, याद रखें ये डायरेक्ट जो है, ये इस नोड के साथ कनेक्टेड है, और ये नोड जो है ये डायरेक्ट वीडीडी के साथ कनेक्टेड है, जबकि ये जो ड्रेन कैपेसिटेंस है ये आउटपुट नोड के साथ कनेक्टेड है। यहां पर हमारे पास वी आउट आएगा, ठीक है ना, ये आउटपुट नोड के साथ और ये वीडीडी नोड के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ये कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर है, ये अगर वीडीडी के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर हमेशा के लिए चार्ज रहेगा, क्योंकि ये स्विच ऑन हो या ऑफ हो, इसके चार्ज होने या डिस्चार्ज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, इस स्विच का। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना। सो अगर ये वीडीडी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, और इस स्विच की वजह से यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ये ऑन है कि ऑफ है, सो हम इस कैपेसिटर को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस कैपेसिटर को इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर आए, पी एन मॉस में देखें, एन मॉस में ये जो कैपेसिटर है, जो सोर्स कैपेसिटर है, ठीक है ना, ऑफ एन मॉस, इसके दोनों टर्मिनल्स जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना।
सो ये कैपेसिटर भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, सो हम इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ ये दो कैपेसिटर्स रह गए कि ये दो कैपेसिटर्स ऐसे हैं जो इन स्विचेस की वजह से, यानी इस स्विच या इस स्विच की वजह से क्या होगा, चार्ज या डिस्चार्ज हो सकते हैं। सो कैपेसिटर की अपनी जो, यहां पर मैं एक और कैपेसिटर डिफाइन कर रहा हूं, CFET, यानी इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो कैपेसिटेंस हमारे पास आ रही है। ठीक है। ये कैपेसिटेंसेस जो हैं, ये टोटल कितनी कैपेसिटेंसेस है ऑन, ये हम अगर यहां गौर से देखें तो ये दोनों कैपेसिटर जो है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये नोड है जिसको मैं आउटपुट नोड कह रहा हूं। ठीक है ना, ये वाला नोड आउटपुट नोड है। एक साइड पे मेरे पास जो है वो ये कैपेसिटर कनेक्टेड है CDP, और दूसरी साइड पर मेरे पास ये कैपेसिटर कनेक्टेड है CDN, दोनों पैरेलल में। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरे पास CDP प्लस CDN कैपेसिटर। ठीक है, ये मेरे पास इस नोड पे कैपेसिटेंस है जो आउटपुट नोड कैपेसिटेंस। ठीक है। सो फॉर दिस केस मैं लिख सकता हूं कि C out is equal to CFET, which is equal to CDP प्लस CDN। ठीक है, मेरे पास आउटपुट कैपेसिटेंस आ गई। अब इनपुट कैपेसिटेंस की तरफ आए। इनपुट कैपेसिटेंस में देखें, ये दो कैपेसिटर जो है ये भी इसी इनपुट नोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना। सो ये दोनों कैपेसिटर भी आपस में पैरेलल में है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि C इनपुट इज इक्वल टू CGP प्लस CGN। ठीक है ना, सॉरी CGN। क्लियर है ये? यस सर। ओके। सो अगर ये क्लियर है तो मैं अब एक इन्वर्टर ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है ना, यही इन्वर्टर जिसके इनपुट पे मेरे पास C इन कैपेसिटेंस है और जिसके आउटपुट पे मेरे पास C आउट कैपेसिटेंस, CFET या C आउट कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है। अब C इन कैपेसिटेंस यहां पर देखें वो किसके बराबर है, CGP प्लस CGN, और CG किसके बराबर था, CG C ऑफ X इंटू एरिया ऑफ गेट। ये था ना, याद आ रहा है आपको, यस सर। गेट कैपेसिटेंस। और यहां पर देखें CDP किसके बराबर था, या CDN, किसी एक का मैं ले लेता हूं, CDP या CSP, PMOS के लिए। ठीक है ना, वो किसके बराबर था, 1/2 ऑफ CG प्लस कैपेसिटेंस ऑफ साइड वॉल प्लस कैपेसिटेंस ऑफ बॉटम। ठीक है ना। और हमने पिछले लेक्चर में ये चीजें जो है, ये पिछले लेक्चर कह रहा हूं, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी कैपेसिटेंसेस फाइंड की थी। ठीक है ना। तो सी साइड वॉल क्या था, CJ क्या था, साइड वॉल CJ SW इंटू पैरामीटर ऑफ साइड वॉल, SW और साइड बॉटम क्या था, CJ प्लस एरिया एरिया ऑफ बॉटम। बॉटम। ठीक है ना। और इस तरह आप मजीद भी सारी कैपेसिटेंसेस फाइंड कर सकते हैं। और CG जो था वो और कुछ नहीं बल्कि 1/2 ऑफ C ऑफ X इंटू एरिया ऑफ गेट। ठीक है ना, ये हमारे पास
ये कैपेसिटेंस थी, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कैपेसिटेंस थी। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं ताकि अगर आप बाद में वीडियो देखें तो आपको सो ये कैपेसिटेंस जो थी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, दैट वाज सी ऑफ एक्स 1/2 सी ऑफ एक्स इंटू एरिया ऑफ गेट, ये वाली कैपेसिटेंस थी। ठीक है ना, प्लस दिस वन विच इज सी जे एस डब्ल्यू इंटू पैरामीटर ऑफ साइड वॉल प्लस this capacitance which is C Cj into area of बॉटम। bottom। ठीक है ना, और बाकी सिंपल से फॉर्मूलेस थे जो आप लोग यहाँ पुट करके तो उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक ट्रांजिस्टर की हमारे पास इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर मैं कह रहा हूँ, एक इन्वर्टर अगर हम लें, ठीक है, सो एक इन्वर्टर के इनपुट पे और आउटपुट पे हमारे पास ये कैपेसिटेंसेस थी, दिस इज सी इन और ये हमारे पास सी एफ ई टी या सी आउट, सी एफ ई टी। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि लेट सपोज एक इन्वर्टर है और ये आगे जाकर दो और इन्वर्टर्स को ड्राइव कर रहा है, ये कोई भी सर्किट हो सकता है। सो फिलहाल मैं एक इन्वर्टर की एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, सो अगेन ये हमारे पास सी एन है, ये इस इन्वर्टर का सी एन होगा और ये इस इन्वर्टर का सी एन होगा। ठीक है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये तमाम इन्वर्टर्स जो हैं ये सेम है। ठीक है, अच्छा इस इन्वर्टर का सी एफ ई टी भी होगा, सी आउट भी होगा, जिसको मैं यहां पर सी एफ ई टी लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर इस तरह के सिनेरियो में यहां पर देखें, अब हमारे पास जो आउटपुट कैपेसिटेंस है, ये जो आउटपुट साइड पर हमारे पास कैपेसिटेंस है वो सिर्फ इस कैपेसिटर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इस कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये दो कैपेसिटर भी जो है ये भी देखें तो ये इसके नोड के साथ पैरेलल में ही है। सो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सी आउट इज इक्वल टू दिस कैपेसिटर, ठीक है ना, जो कि सी एफ ई टी है। ये वो कैपेसिटर है जो इस इन्वर्टर के अपने जो एफ ई टीज हैं उसकी वजह से जो कैपेसिटर्स आ रही है। ठीक है ना, और दूसरी कैपेसिटर अब ये आ रही है, ये वो कैपेसिटर है जो ये इन्वर्टर इन दो गेट्स को ड्राइव कर रहा है, जो या दूसरे लफ्जों में ये इस इन्वर्टर के लिए लोड है। ठीक है ना, इन दो इन्वर्टर्स को ड्राइव कर रहे हैं, सो मींस कि ये इस इन्वर्टर के लिए लोड है। ठीक है ना, तो लोड कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास, या हम इसको सिर्फ सी एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लोड कैपेसिटर क्या है, यहां पर दो इन्वर्टर हमारे पास लगे हुए हैं। अगर मैं इन तीन कैपेसिटर्स का सर्किट बनाऊं तो मेरे पास एक ये है, ये नोड है मेरे पास। ठीक है ना, एक कैपेसिटर ये है, दैट इज सी एफ ई टी। ठीक है ना, एक मेरे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ है, दैट इज सी एन, ये वाला सी एन है, और एक मेरे पास ये कैपेसिटर लगा हुआ, दैट इज आल्सो सी एन। तो अगर हम यहां पर देखें तो इस नोड पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर ये तीनों कैपेसिटर जो है ये आपस में पैरेलल में। सो मैं लिख सकता हूं कि सी आउट जो है, ठीक है ना, जो आउटपुट कैपेसिटर है ये यहां पर सी आउट, वो बराबर होगा सी एफ ई टी के, जो इस इन्वर्टर की अपनी कैपेसिटेंस है,
ठीक है, प्लस लोड कैपेसिटेंस, और लोड क्या है इन दोनों की वजह से, सो 2CN। ठीक है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये दोनों ट्रांजिस्टर जो इन्वर्टर जो है ये सेम है। सो अगर मैं यहाँ पर एक और इन्वर्टर ऐड कर लूं और ये भी सेम ही है, यानी इसकी विड्थ और लेंथ सेम है, तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास इन दिस केस सी आउट क्या होगा, सी आउट होगा CFET, यानी ये कैपेसिटर प्लस, अब मेरे पास 3CN आ गए, सो 3CN कैपेसिटेंस हो। ठीक है, अगर यहां पर 4 होते तो फिर मेरे पास सी आउट क्या होता, सी आउट इज इक्वल टू CFET प्लस 4CN। ठीक है, तो जितना हम लोड बढ़ाते जाएंगे, यानी जितने हम एक इन्वर्टर जो है बाकी गेट्स को ड्राइव करता जाएगा, उतना ही क्या है, हम बेसिकली लोड कैपेसिटेंस, दिस इज CL या C लोड जो है, ठीक है, लोड कैपेसिटेंस हम इंक्रीज करते जाएंगे। सो किसी एक, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि एक इन्वर्टर जो है या एक गेट जो है उसकी आ, वो कितने लोड को बेसिकली ड्राइव कर सकता है, ये एनालिसिस भी हम करेंगे आगे जाकर। लेकिन फिलहाल मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो सी आउट कैपेसिटेंस है वो इसके इंटरनल कैपेसिटेंस और लोड कैपेसिटेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, सो अब हम, अगर ये चीज क्लियर है तो फिर हम अपनी एनालिसिस की तरफ आते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर जो है, लेट सपोज वो जीरो से यानी लॉजिक 1 से लॉजिक 0 की तरफ अगर इन्वर्टर आउटपुट नोड पे हमारे पास सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो एक वो ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम 1 टू 0। इसको एक मिनट यहाँ पर मैं जरा सही जगह पे बना लूं ताकि मेरे पास स्पेस हो। ठीक है ना, सो लेट सपोज एट टाइम समथिंग, लेट सपोज t इज इक्वल टू 0 जो है, ये ट्रांजिस्टर जो है, ये आउटपुट सिग्नल जो है ये 1 से 0 की तरफ मूव करने लगा है। मैं t0 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर ये ट्रांजिशन स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट को मैं t0 कह रहा हूं। तो ये 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। इस, ये जो 1 से 0 की तरफ ट्रांजिशन होती है, हम इसको फॉल्ट टाइम कहते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा फॉल्ट टाइम। ठीक है, सो लेट सपोज मैं एक इन्वर्टर ले रहा हूं, ठीक है ना, एक इन्वर्टर ले रहा हूं जिसका लेट सपोज जो मेरे पास ये CN है और ये C आउट, ठीक है ना, और मैं इसका फॉल्ट टाइम फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो अच्छा, अब मुझे इस, वैसे इस सर्किट के बजाय मैं एक और सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं ताकि ज्यादा सही तरीके से मैं इसको रिलेट कर सकूं विद दिस। सो मैं अब लेट सपोज मैं इसका RC मॉडल ही ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना, और इंस्टेड ऑफ, अच्छा चलें, VDD यहाँ पर अगेन ये इनपुट है, ठीक है ना, और लेट सपोज इस आउटपुट नोड पे जो मैं कैपेसिटर आउटपुट ले रहा हूं, कैपेसिटर ले रहा हूं, दैट इज C आउट। ठीक है ना, C आउट। अब फॉल टाइम के लिए क्या चाहिए, फॉल टाइम के लिए मुझे ये कैपेसिटर जो है इसको डिस्चार्ज करना चाहिए, ये होगा ना फॉल टाइम के लिए। ठीक है ना, यानी फॉल टाइम कब होगा, जब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन होगा। ठीक है ना,
यानी हमने जब यहाँ पर लेट सपोज इनपुट पे हमने 1 लॉजिक दिया हो, ठीक है, तो तब ये जो है ये सिग्नल यहां से लेकर यहां तक 0 की ट्रांजिशन करेगा, ठीक है ना। अब आउटपुट में मुझे 0 चाहिए, आउटपुट पे अगर मुझे 0 चाहिए इसका मतलब ये कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहिए। अब जितनी देर में ये डिस्चार्ज होगा वो उसका फॉल टाइम होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में जब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, सो इसका मतलब ये कि ये जो पाथ है ये जो पाथ है ये ब्रेक हुआ है, तो कोई भी करंट इस कैपेसिटर को चार्ज नहीं करेगा, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या होगा, मैं इसको मजीद सिंपल करके एक सर्किट बना सकता हूं। इस वाले केस में मेरे पास ये जो है सर्किट कुछ इस तरह होगा कि अब मेरे पास सर्किट कंप्लीट होगा फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू ग्राउंड, ठीक है ना। इस कैपेसिटर से लेकर ग्राउंड तक मेरे पास ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो यहां पर देखें हमारे पास तकरीबन एक आरसी सर्किट ही बन रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो करंट है, कितनी तेजी से ये करंट यहां पर आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी आई करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू ग्राउंड, जिसकी वजह से ये सी आउट जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है। और जितना ये डिस्चार्ज होगा उतना ही ये सिग्नल जो है आउटपुट सिग्नल क्या होगा, ये ग्राउंड की तरफ आएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली फॉल टाइम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सो अब करंट का देखें, अगर करंट को किसी कैपेसिटर के करंट को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। सो करंट इज, अच्छा यहां पर देखें चार्ज इज इक्वल टू सीवी, और करंट क्या है, करंट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो क्यू बाई टी इज इक्वल टू सी, और कितने टाइम से ये चेंज हो रहा है, सो डीवी बाई डी टी। ये बेसिकली मेरे पास करंट की इक्वेशन है, दैट इज नथिंग बट करंट। सो मैं करंट को यहां पर लिख सकता हूं सी डीवी बाई डी टी, सॉरी यहां पर भी मुझे डी टी भूल गया, ठीक है। कितने टाइम से ये करंट जो है, करंट बेसिकली कितनी तेजी से ये वोल्टेज चेंज हो रही है ड्यू टू दिस कैपेसिटेंस, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो है ये बेसिकली हमारे पास करंट होगा, ठीक है ना। सो ये जो इक्वेशन है हम अब यहां पर यूज करेंगे। अब चूंकि यहां पर करंट देखें, जो कैपेसिटर है उससे करंट जो है अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता, ठीक है ना, इनिशियली मेरे पास ये है, सो करंट की डायरेक्शन यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसलिए मेरे पास ये करंट भी नेगेटिव होगा। सो इन दिस केस वी हैव सी डीवी बाय dt, यानी ये करंट कितना फ्लो हो रहा है इस कैपेसिटर से, उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी, ठीक है ना। और यही करंट फिर इस R से भी, ये जो रेजिस्टेंस है यहां से भी फ्लो हो रहा है विच इज Rn। सो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू, अब यहां पर देखें मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। सो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज नहीं है। सो इस केस में अब मेरे पास करंट क्या होगा, करंट होगा इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है V, इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी जो इस कैपेसिटर के क्रॉस होगी। सो यहां पर अगर मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज को V आउट कह रहा हूं, सो मेरे पास यहां पर होगा V आउट डिवाइडेड बाय R, सिंपल ओम्स लॉ हमने अप्लाई किया, ठीक है ना। अब चूंकि ये एक ही करंट है, यहां पर सर्किट में देखें तो ये एक ही पाथ इसको मिल रहा है, सो मैं इन दो करंट्स को इक्वेट कर सकता हूं। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि V आउट डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना, या मैं इसको पहले लिख लेता हूं माइनस सी डी वी आउट बाय डी टी इज इक्वल टू V आउट डिवाइडेड बाय R, ठीक है।
कोई क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा, सो अब अगर यहां पर मैं अब जो है अ, इस इक्वेशन को अब सॉल्व करता हूं, और मैं सॉल्व करना बहुत सिंपल है। मैं जो अच्छा टाइम के लिए यहाँ पर देखें, मेरे पास एक जगह पे dt आ रहा है और एक जगह पे dv आ रहा है, और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये v आउट भी है। सो मैं इसको एक साइड पर रख लेता हूँ और टाइम वाले बाकी पैरामीटर्स को मैं दूसरे साइड पर रख लेता हूँ। सो मैं इस इक्वेशन को यूं लिख सकता हूँ, 1/v आउट डॉट dv आउट इज इक्वल टू, इस c को मैं इस तरफ ले आता हूँ, दिस c इज नथिंग बट c आउट। मैं यहाँ पर भूल गया था, सो यहाँ पर सी आउट इसको कर, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको सी आउट किया हुआ। तो दिस इज नथिंग बट, और इस नेगेटिव साइन को भी मैं इस तरफ ले आता हूँ, -1 ओवर ये सी इस तरफ आएगा, सो 1 ओवर सी आउट इंटू आर ऑफ एन, ठीक है ना, आर ऑफ एन, ठीक है, डॉट डी टी। सो अब मुझे इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, सो मैं यहाँ पर अगर इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइडों को, ठीक है ना, सो इसको इंटीग्रेशन के बाद इसकी वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है ना, नेचुरल लॉग ऑफ इसका क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ वी आउट, हाँ नहीं, नेचुरल लॉग, क्योंकि v -1 हो जाएगा, सो v माइनस एक्स -1 का नेचुरल लॉग, सो नेचुरल लॉग ऑफ वी आउट होगा इस साइड पर, इस साइड पर हमारे पास होगा ये टर्म अगर देखें, सी आउट और आर एन, ये दोनों ऐसे हैं जो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहे। सी आउट भी चेंज नहीं हो रहा, आर एन भी चेंज नहीं हो रहा। टाइम के लिहाज से इन दोनों पे कोई फर्क पड़ रहा है? अगर हम यहां पर हैं, इस पॉइंट पर हैं, तो सी आउट और आर एन चेंज हो रहे हैं, या अगर हम यहां पर हैं तो सी आउट और आर एन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नो सर। नहीं हो रहे, सो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। सो इसका मतलब ये है कि मैं दोनों को यहां पर यूं लिख सकता हूं, 1 ओवर टॉ ऑफ एन, और टॉ ऑफ एन जो है दैट इज नथिंग बट आर एन सी आउट। इसको मैंने एक टर्म टॉ एन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, सो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 1 ओवर टॉ एन डॉट, इसको अब यहां पर 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, हमें हमेशा हमारे पास टी ही होगा, dt के लिहाज से हम कर रहे हैं, सो यहां पर टी ही होगा, ठीक है। सो अब मैं इस इक्वेशन को, हाँ, एंड एक और चीज, प्लस कांस्टेंट हमारे पास आएगा विच इज सी। अब मुझे इस इक्वेशन को इस सी के लिए सॉल्व करना है, और इस सी के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके, सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहां पर देखें, इनिशियल कंडीशन क्या है कि यानी जब हमने अपनी एनालिसिस यहां से स्टार्ट की थी ना, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, जब t इज इक्वल टू जीरो था, तो v आउट की वैल्यू क्या थी एट, ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, तो उस वक्त हमारे पास v आउट की वैल्यू क्या थी, यहां पर देखें v आउट की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर, इन्वर्टर है, ठीक है ना, इन्वर्टर है, 0 से 1 तक मैं इसको ट्रांजिशन दे रहा हूं, आउटपुट भी मेरे पास 1 से 0 की तरफ आ रहा है। 1 कौन सी लॉजिक है, सॉरी, लॉजिक 1 जो है वो किस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके ख्याल में? जी,
लॉजिक 1 हम किस वोल्टेज को लेते हैं? आसिम, सर जब हाई वोल्टेज हो। हाई वोल्टेज हो तो हाई वोल्टेज क्या होगी? इन दिस केस हमारे पास टीटीटी। VDD, एग्जैक्टली। ठीक है। सो यहां पर जब t इज इक्वल टू 0 था तो यहां पर देखें वोल्टेज हमारे पास क्या थी? लॉजिक 1 था, और लॉजिक 1 हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? VDD से। ठीक है। सो हम ये इनिशियल कंडीशन यहां पर अप्लाई कर देते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ VDD, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पर t इज इक्वल टू 0 है, सो ये टर्म 0 हो जाएगी और प्लस c रह जाएगा। सो 0 प्लस c, सो इट मींस c इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ VDD। अब c की वैल्यू क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है। सो मैं यहां से इसको कंटिन्यू कर सकता हूं। एक मिनट, एक मिनट जी, ये स्लाइड्स खत्म हो गई। ओके, सो इक्वेशन हमारे पास क्या थी? नेचुरल लॉग ऑफ वी आउट इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ ऑफ एन। ठीक है ना? माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ ऑफ एन प्लस सी। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? सी की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ VDD। टीटीटी। ठीक है ना? सो अब मैं इस इक्वेशन को, VDD को मैं, हाँ, नेचुरल लॉग को मैं इस तरफ ले आता हूँ। सो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ वी आउट, ठीक है ना, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ VDD इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ ऑफ एन। ठीक है ना? यहां पर याद रखें टॉ ऑफ एन इज नथिंग बट RN C आउट ऑफ इन्वर्टेड। ठीक है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास दो लॉग फंक्शंस के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ वी आउट डिवाइडेड बाय VDD मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है ये। और दूसरे लफ्जों में अगर मैं दोनों साइडों के एक्सपोनेंशियल लूं तो मेरे पास हो सकता है वी आउट इज इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ ऑफ एन। ठीक है, मैंने दोनों साइडों का एक्सपोनेंशियल लिया तो नेचुरल लॉग खत्म हुआ, और इस ये जो टर्म है ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई डिवाइडेड बाय VDD। या इस VDD को मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो डॉट VDD। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, VDD डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय टॉ ऑफ एन। तो ये मेरे पास वी आउट की इक्वेशन आ गई। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि 5 मिली सेकेंड बाद वी आउट की वैल्यू क्या होगी। सो VDD हमें नोन है, टॉ हमें नोन है। ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं, टॉ यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? सो 0.5 मिली सेकेंड के बाद क्या वैल्यू होगी? सो हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वी आउट की वैल्यू आ जाएगी। सो किसी भी टाइम के लिहाज से, ठीक है ना, यानी वापस मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैं किसी भी टाइम के लिहाज से वी आउट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ सो इस पॉइंट के 5 मिली सेकेंड बाद
क्या वी आउट की वैल्यू होगी, वो ये हो सकती है। 10 मिली सेकेंड के बाद क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है। 2 मिली सेकेंड के बाद क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है। ठीक है। सो अब हमें आउटपुट बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये जो इक्वेशन है हम इससे टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि t इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन हमने शायद पहले फाइंड भी की है, या अगर नहीं की, सो यहीं से मैं इसको टाइम के लिहाज से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो टाइम के लिहाज से मेरे पास ये इक्वेशन क्या होगी, टाइम के लिहाज से ये देखें, यहाँ से मैं टाइम भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो टाइम के लिहाज से ये इक्वेशन मेरे पास होगी, अगर मैं इस टी एन को यहाँ पर ले आऊं और माइनस साइन को भी इस तरफ ले आऊं, तो मेरे पास होगी माइनस टॉ ऑफ एन, ठीक है ना, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ वी आउट डिवाइडेड बाय वी डी डी, या दूसरे लफ्जों में माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी डी डी। ये माइनस साइन को मैं इसके पावर में भी ला सकता हूँ। अगेन दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वी डी डी डिवाइडेड बाय वी आउट। ठीक है। यानी माइनस एक्स जो है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को मैं यूं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं। तो मैंने ये वाली लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर। तो इसका रेसिप्रोकल लिख दिया विच इज वी डी डी डिवाइडेड बाई वी आउट। तो ये अब क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें टाइम, टाइम भी बता रहा है कि लेट सपोज हमारे पास वी आउट हमें नोन है। मैं कहता हूं कि 0.1 वोल्ट किस टाइम पर मेरे पास आएगा। ठीक है ना, 0.01 वोल्ट किस टाइम पर मेरे पास आएगा। सो यहां से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं और यहां से हम वी आउट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। सर ये जो हमने टाइम जो ये हम फाइंड करेंगे ये फॉल टाइम के लिए होगा सर? हाँ, यहाँ पर मैं चूंकि फॉल टाइम की डिस्कशन कर रहा हूँ तो फॉल टाइम, फिलहाल मैं फॉल टाइम पर ही वो कर रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अगेन चूंकि हम अब बहुत करीब आ गए हैं अब अपने इसको सॉल्व करने के लिए, अब हम आते हैं फाइनली फॉल टाइम क्या होगा। ठीक है ना, टाइम के लिहाज से तो हमने बता दिए। अब फॉल टाइम क्या होगा, जिस तरह मैंने पहले कहा था, लेट सपोज ये अगर फॉल हो रहा है, ठीक है ना, सो दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। सो अब फॉल टाइम, लेट सपोज मैं फॉल टाइम को डिफाइन करता हूं कि जब मेरे पास ये जो सिग्नल है, आउटपुट वोल्टेज है, ये 90% से लेकर 10% तक जब ट्रांजिशन कर रहा हो, यानी लेट सपोज ये अगर इसका 90% है, अगेन ये बिल्कुल t इज इक्वल टू जीरो पर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लेट सपोज अगर ये 90% वैल्यू है इसकी और ये 10% वैल्यू है, ठीक है ना, सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है ना, ये पॉइंट्स, मैं इसको चलें कलर में चेंज कर लेता हूं ताकि हमारे पास, लेट सपोज ये पॉइंट है, मैं इसको T1 कह देता हूं, और ये पॉइंट है, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला पॉइंट है, इसको मैं T2 कह देता हूं। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है ना। सो फॉल टाइम बेसिकली क्या है, फॉल टाइम इज नथिंग बट T2 माइनस T1। यहां से लेकर यहां तक ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर ये एक्सेस हमारे पास टाइम, ठीक है, और ये लेट सपोज वी है, वी आउट है, और दैट इज नथिंग बट VDD। ठीक है ना, ये पॉइंट VDD है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। सो अब टाइम की वैल्यू हमें यहां से देखें, यहां से हम यूं लिख सकते हैं इसको, टॉ ऑफ एन T2 के लिए, ठीक है ना, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ VDD
divided by 90% of VDD, 90% of VDD. सो मैं यहां पर 90% ऑफ VDD को यूं लिख सकता हूं 0.9 ऑफ VDD, ठीक है ना। सॉरी, नॉट 90%, इट शुड बी 10%। T2 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो T2 क्या है, 10% ऑफ VDD। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं 0.1 ऑफ VDD, मेरे पास T2 हुआ। T2 के लिए वैल्यूज माइनस T1 के लिए अब मेरे पास क्या होगा, T1 क्या है, 90% ऑफ VDD। सो मैं लिख सकता हूं tau ऑफ n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ VDD डिवाइडेड बाय 0.9 ऑफ VDD, ठीक है। सो आप अगर इसको सॉल्व करें, tau ऑफ n कॉमन लें और फिर नेचुरल लॉग पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो एंड पे आपके पास tau ऑफ n ये इसके रेसिप्रोकल पे आएगा। सो 1/90, 0.9 जो है 9.9 डिवाइडेड बाय 0.1 आ जाएगा। VDD VDD कैंसल आउट हो जाएंगे। सो tau ऑफ n इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 9 होगा हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरे लफ्जों में यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 9 जो है दैट इज नथिंग बट 2.2 ऑफ tau ऑफ n, या दूसरे लफ्जों में फॉल टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 2.2 ऑफ Rn इंटू सी आउट, ठीक है ना। tau ऑफ n की बजाय मैंने ये वाली वैल्यू यूज की। सो ये हमारे पास फॉल टाइम आ गया, एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास आ गई 2.2 ऑफ Rn इंटू सी आउट। ये तकरीबन हमारे पास इस फॉल टाइम की इक्वेशन आ गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारे पास, ठीक। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये हर फॉल टाइम के लिए अलग वैल्यू होगी, मतलब सर इस पे तो 2.2 आ गया है सर। जी जी फर्ज करें सर इसमें एक और टाइम भी हम ले लेते हैं तो उसके लिए सर वैल्यू डिफरेंट आएगी ना सर। एक और टाइम से मुराद आपकी अगर ये है कि अगर आप लेट सपोज इन्वर्टर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज एक ये इन्वर्टर है और एक जरा बड़ा करके इन्वर्टर है, ठीक है ना। ये इन्वर्टर 2 है, आपसे मुराद सॉरी इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2। तो आपकी मुराद ये है, यस सर। इस केस में, इस वाले केस में ये जो इक्वेशन है ये सेम रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखें, यहां पर कहीं पर भी हमने जिक्र नहीं किया इन्वर्टर के साइज के लिहाज से। यहां पर हम बड़े जेनेरिक गए हैं, टाइम के लिहाज से हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। इससे लेकर इतने टाइम तक कितना होगा, ये टाइम कितना होगा, ये टाइम कितना होगा, ठीक है ना। जेनेरिकली हमने साइज के लिहाज से बात नहीं की। ये इन दोनों का फॉल टाइम जो है वो डिफरेंट होगा, इसका और इसका फॉल टाइम जो है वो डिफरेंट हो सकता है साइज के लिहाज से, ठीक है ना। मे बी डिफरेंट ना हो, सेम हो, लेकिन ये कि मैं ज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों डिफरेंट है। सो साइज के लिहाज से क्या चेंज होगा, साइज के लिहाज से रेजिस्टेंस चेंज होगा और साइज के लिहाज से कैपेसिटर चेंज होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर साइज के चेंज होने की वजह से इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से राइज टाइम और फॉल टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर मैं फॉल टाइम फाइंड करना चाहता हूं तो फॉल टाइम यही होगा 2.2 इंटू Rn इंटू सी आउट। इसके लिए भी ये इक्वेशन होगी और इसके लिए भी ये इक्वेशन होगी। 2.2 का फैक्टर दोनों केस के लिए होगा,
ये चेंज नहीं होगा, आर एन और सी आउट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है सर। यस सर, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बस फाइनल तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक और मैं वो रख लेता हूँ, वो ये कि यहाँ पर देखें हमने फॉल टाइम को डिफाइन किया है with 2.2 of Rn into C out, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें Rn को अगर मैं इक्वेशन इसकी लिखूं, that is nothing but 1 over beta n into VDD minus VTN, ठीक है ना। सो और बीटा एन क्या है? बीटा इज नथिंग बट k ऑफ n इंटू डब्ल्यू बाय एल, ये है ना। यस सर। ठीक है, सो अगर मैं w को इंक्रीज करता जाता हूं, ठीक है ना, विड्थ को अगर मैं इंक्रीज करता हूं और बाकी किसी पैरामीटर को नहीं चेंज कर रहा, विड्थ को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या होगा? मेरे पास बीटा एन इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा ना। यस सर। सो अगर बीटा एन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो। ठीक है, सो बीटा एन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, जबकि आपने देखा है कि हमारे पास जो सी कैपेसिटर है, कैपेसिटर लेट्स सपोज मैं गेट कैपेसिटर को एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, दैट इज नथिंग बट सी ऑफ एक्स इनटू एरिया ऑफ गेट विच इज डब्ल्यू इनटू एल। सो मैं अगर W को इंक्रीज कर रहा हूं तो CG इंक्रीज होगा। और थोड़ी देर पहले, अच्छा ये तो मैंने सिर्फ CG का कहा हुआ है, इस तरह आप इसको भी देख सकते हैं, CD और CD, ये कैपेसिटर भी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहां पर आपको पैरामीटर में हमारे पास क्या है, साइड वॉल पैरामीटर्स में हमारे पास W आ रहा है और एरिया ऑफ बॉटम में भी हमारे पास W आ रहा है, ठीक है। सो ये भी इंक्रीज होगा। तो दूसरे लफ्जों में मैं अगर, कहाँ गया, अच्छा, तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं W को इंक्रीज करता हूं, W को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो ये क्या करता है? रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, लेकिन कैपेसिटर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। लेकिन फॉल टाइम और राइज टाइम के लिहाज से देखें, अगर ऑल दो कैपेसिटर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दैट इज सी आउट। सो यहां पर देखें हमारे पास आर एन जो है, अगर मैं वो विड्थ इंक्रीज करता हूं तो ये जो आर एन है, ठीक है ना, सी आउट अगेन मैंने कहा ये दिस इज कांस्टेंट, ठीक है ना। सो अगर किसी भी उसके लिए आ, अच्छा चले, इस चीज को, ये जो पॉइंट है इसको मैं फिलहाल स्केलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स के लिए छोड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। स्केलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स जब हम करेंगे, क्योंकि अब डिस्कशन उस तरफ जा रही है, तो मैं इस चीज को फिलहाल यहाँ पर इग्नोर कर लेता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट मैं ये रखूंगा कि अगेन दिस फॉल टाइम और राइज टाइम जो है, फॉल टाइम जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू वैल्यूज, और ये दो वैल्यूज जो हैं ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? विड्थ पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुआ फॉल टाइम के लिए। राइज टाइम के लिए अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, सॉरी, राइज टाइम के लिए अगर मैं देखना चाहूँ, तो अगेन राइज टाइम के लिए क्या होगा कि लेट सपोज एक सिग्नल 0 पर था और ये 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये ट्रांजिशन 1 की तरफ कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1 वी आउट जा रहा है।
दिस इज अगेन टाइम, ठीक है ना। और लेट सपोज दिस टाइम इज t इज इक्वल टू 0 और ये जो पॉइंट है दैट इज 10% ऑफ VDD एंड नाउ दिस इज अगेन ये पॉइंट मैं ले लेता हूं दैट इज 90% ऑफ VDD, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो टाइम होगा यानी T1 और T2, अब राइज टाइम क्या होगा T2 माइनस T1। अब यहाँ पर याद रखें ये चेंज है, T2 अब 90% है और T1 जो है वो 10% है। उसी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, राइज टाइम के लिए यहाँ पर देखें अगेन वी हैव दिस स्विच। अब चूंकि हमने VDD से इस वाले केस में VDD चार्ज करेगा इस कैपेसिटर को सी आउट को, और ये वाला पाथ जो है ये ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पर अब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास RP आएगा, यानी इस RP के थ्रू, PMOS के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होगा। पिछले वाले केस में क्या था, RN के थ्रू जो है वो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा था, देखें ना। ये जो V आउट है, ओहो, ये जो V आउट था, C आउट था, ये RN के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस जो थी वो RN आ रही थी। अब इस वाले केस में हमारे पास ये कैपेसिटर, C आउट कैपेसिटर जो है वो PMOS के थ्रू चार्ज होगा, इसलिए हमारे पास अब यहाँ पर रेजिस्टर जो है वो RP आएगा, ठीक है ना। सो उसी तरह वही स्टेप्स जो हमने पिछले फॉल टाइम के लिए हमने फाइंड किए थे, राइज टाइम के लिए भी आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, राइज टाइम के लिए। और आप फाइंड करें, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये चीज नोट करोगे कि इसके लिए हमारे पास राइज टाइम जो है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन 2.2 ऑफ R। अब यहाँ पर R के बजाय RP C आउट होगा, ठीक है। 2.2 RP ऑफ C आउट। इक्वेशन हमारे पास दोनों के लिए सेम आएगी। एक फॉल टाइम के लिए हमारे पास थी TF इज इक्वल टू 2.2 RN ऑफ C आउट, और फॉल टाइम के लिए हमारे पास, राइज टाइम के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब बेशक सॉल्व करें तो आपके पास यही इक्वेशन होगी। जो डिफरेंस है वो ये कि फॉल टाइम में हमारे पास एन टाइप से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, इसलिए हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग रेजिस्टेंस थी वो RN थी, और इस वाले केस में PMOS से ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो रहा है। सो इन दिस केस जो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग रेजिस्टेंस जो है वो RP होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो सो टाइम क्या हो रहा सर टाइम ज़्यादा हो गया, 20 मिनट आगे हो गया। है? अच्छा चले, बस मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। सो TF हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है, TR हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी आ रही है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस उससे जो है वो स्टार्ट कर ले, ठीक। सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं बेशक। नो सर। ओके जी, चलें फिर मेरी तरफ से